नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमने कौन से चैप्टर की शुरुआत की है, तो चैप्टर नंबर 3B यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शुरुआत हमने की है। और अब तक हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कौन सा लेक्चर है भाई, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और इसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम वो सारे फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जिसकी वजह से जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, वो इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो आ जाइए हमारे मेन टॉपिक पर। बाकी ये सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं इनको तो हम पढ़ ही चुके हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है वो हमने देखा था हमारे लेक्चर नंबर 4 में। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, यानी इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देख लो जरा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो टोटल हम कितने फैक्टर्स देखेंगे दोस्तों, तो 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टर्स हम देखने वाले, यानी कि 10 फैक्टर्स देखेंगे टोटल, ठीक है। चलो, इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है भाई नेचर ऑफ कमोडिटी। यस एवरीवन, जो नेचर ऑफ कमोडिटी है ना दोस्तों, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जैसे कि समझते हैं इसको, एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे आपको मालूम है ना, आपको इतनी बात तो पता होनी ही चाहिए, मैंने बताया भी था। देखो यहाँ पे देख लो, इलास्टिक यानी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। परफेक्टली इलास्टिक हमने देखा था जिसमें काफी ज्यादा चेंज होते हैं। तो इसका पहले सिंपल सा ऐसा कॉमन, मतलब ऐसे सिंपल सा मीनिंग आप समझिए। इलास्टिक यानी क्या होता है, चेंज होना, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे इन इलास्टिक यानी क्या होता है, नो चेंज। इन इलास्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों, नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होना, ठीक है जी, बात समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या होता है, जैसे प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो जो हमारा क्वांटिटी है ना उसमें ज्यादा चेंज होता है। यानी मान लीजिए प्राइस जो है वो 50% से क्या हुआ बच्चे, 50% से हमारा फॉल हुआ, यानी नीचे की तरफ गया, तो जो हमारा क्वांटिटी है ना वो 100% से क्या हो जाएगा बच्चे, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, फिर जब हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक किसको कहा जाता है, तो जब ऐसा होगा, मान लीजिए प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना दोस्तों उसमें ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 50% से चेंज हुआ तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना उसमें ज्यादा चेंज हुआ नहीं, थोड़ा सा ही चेंज हुआ, जैसे कि 25% का ही चेंज हुआ उसमें, बराबर। अगर ये क्या हो रहा है, 50% से ये नीचे जा रहा है तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना ये बस 25% से ही बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे टाइप्स है ना ये आपको अच्छे से मालूम होना, मतलब पता होने चाहिए, तभी जाके आप ये सारे जो फैक्टर्स है ना इनको अच्छे से समझ पाओगे। तो आओ मैं एक बार फटाफट से इसके जो टाइप्स हैं ये मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सारे टाइप्स हमने पहले भी देखे थे और एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है हमारे किसमें, प्राइस में, ठीक है, तो जो हमारा डिमांड है बच्चे वो क्या हो जाता है, उसमें इनफाइनाइट चेंज होता है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ईडी विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, फिर यहाँ पर हमने देखा था दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में कुछ चेंज नहीं होता। जैसे प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड हमारा जैसा का तैसा बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन से केस में होता है, किस कमोडिटी में ऐसा होता है, सॉल्ट वगैरह में, है ना, क्योंकि सॉल्ट का हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसका प्राइस कितना भी होने दो, जो हमारा मतलब जो हमारा डिमांड है वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये है दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब नो चेंज, ठीक है। फिर हमने देखा था यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जिसमें प्राइस जितना चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी भी चेंज हो। प्राइस गिरा 50% से तो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ 50% से, मतलब इसमें ईडी जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर 50% फॉल हो रहा है हमारे प्राइस में तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना दोस्तों ये 100% से राइज हो जाता है, यानी कि ज्यादा इंक्रीज होता है वो, ठीक है। तो वो हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हम किसको कहेंगे, व्हेन ईडी इज लेस देन 1, यानी कि प्राइस में मान लीजिए अगर 50% से गिरावट आ रही है तो जो हमारा क्वांटिटी है ना दोस्तों वो बढ़ रहा है 25% से, है ना, 25% से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो इसको कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है ना, इलास्टिक मतलब चेंज, इनइलास्टिक मतलब नो चेंज। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज नहीं, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या था, आप लोगों ने देखा था ना, नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है जरा हम समझेंगे। बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। यानी देखो जो हमारे कमोडिटी का नेचर होता है ना दोस्तों उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं,
जो हमारे गुड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लग्जरियस गुड्स हैं या फिर एकदम जरूरी वाली चीजें हैं, है ना, ऐसे करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे लग्जरी में क्या क्या आ जाएगा, कार, ठीक है, सोना चांदी, ये सब लग्जरी में आएगा। और नेसेसरी में क्या क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, तो वो हो जाएंगे हमारे फूड ग्रेन्स, भैया अनाज तो चाहिए, मेडिसिन, है ना। तो देखो आपको बताती हूँ डिमांड फॉर नेसेसरीज, मतलब जो हमारे नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि फूड ग्रेन्स, मेडिसिन और टेक्स्ट बुक, ओके, ये क्या होते हैं, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है। अगर इसका प्राइस इधर उधर हुआ तो जो हमारी क्वांटिटी है ना दोस्तों, उसमें हमें ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, मेडिसिन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, खाना भी आपको चाहिए खाने के लिए, ठीक है ना, तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और टेक्स्ट बुक भैया ये भी जरूरी बात है, जरूरी चीज है आपको पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं लग्जरी गुड्स की बात करूं, जैसे कि कार हो गया, परफ्यूम हो गया, फर्नीचर हो गया, ये जो है ना, इनका डिमांड कैसा होता है दोस्तों, रिलेटिवली इलास्टिक होता है, मतलब इसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्राइस 50% से फॉल हुआ तो जो हमारा क्वांटिटी है दोस्तों, क्वांटिटी डिमांड, वो 100% से राइज हो जाएगा। किस केस में, तो ये लग्जरी गुड्स के केस में, कार वगैरह के केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर विच इज नेचर ऑफ कमोडिटी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी जिसका सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब पता है ना, वही टी एंड कॉफी, टी और कॉफी ध्यान रखो, ये क्या है, शुगर एंड जैगरी, ये क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से काम होता है समझेंगे जरा, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो मुझे ना क्या करना था, देखो यहाँ पे जूस का एग्जाम्पल दिया गया तो हम जूस ही लेंगे, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया वही हम लेंगे। तो मैं मार्केट में गई, मतलब मैं आ रही थी मार्केट से, अब मुझे गर्मी, एकदम धूप, बहुत जोरों की धूप थी, काफी गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो नींबू पानी पीते हैं। अब मैं गई मार्केट, मतलब वही गई मैं पीने के लिए नींबू पानी, तो वहां पे नींबू पानी था ही नहीं। मैंने कहा चलो दूसरे दुकान पे हम देख लेते हैं, दूसरे दुकान पे गए, वहां पे भी नींबू पानी नहीं था। अब मुझे आया गुस्सा, अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा अरे मुझे जूस ही तो पीना है ना, चाहे नींबू पानी हो या फिर गन्ने का जूस हो, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, नींबू पानी नहीं मिल रहा तो भाई हम शुगर केन का जूस पी लेते हैं, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो कुछ और जूस पी लेंगे, है ना, मौसमी का, अनार का, कोई भी जूस पी लेंगे, यानी इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है भाई। अगर एक जूस नहीं मिला तो दूसरे से हमारा काम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमको नींबू का रस, मतलब नींबू क्या कहते हैं, नींबू पानी ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो इनके अगर मैं डिमांड की बात करूँ, ठीक है, तो इनका डिमांड कैसा होगा दोस्तों, इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होगा, इसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे ना, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है बच्चे, सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपको ये इलास्टिसिटी जो है ना बच्चे, वो ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो समझिएगा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा दोस्तों, उसमें हमें ज्यादा इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा है मोर इलास्टिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा, ठीक है, गन्ने का जूस हम पी लेंगे ना, अगर नींबू का जूस नहीं मिला तो, ठीक है। बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी उन सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है, उन गुड्स की बात की जा रही है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो उनका डिमांड कैसा होगा बच्चे, तो उनका डिमांड हो जाएगा इन इलास्टिक, यानी कि नो चेंज। इलास्टिक मतलब चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे नमक ले लो भाई, आप सब्जी में नमक ही डालोगे नमकीन करने के लिए, इसके अलावा और आप कुछ नहीं डाल सकते, है ना। तो नमक का कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास है ही नहीं, नमक महंगा हो सस्ता हो उतना ही हम खरीदेंगे जितना हमको जरूरत है, ठीक है। अब ऐसा ये भी नहीं होगा कि नमक अगर सस्ते मिल रहा है बहुत सारा नमक हम डाल देंगे सब्जी में, ऐसा भी नहीं होगा, जितना चाहिए है ना उतना ही हमें डालना पड़ेगा। तो इसका कुछ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसका डिमांड कैसा होता है बच्चे, इनइलास्टिक होता है। मतलब याद रखना, जो गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है, और जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में सब्स्टिट्यूट जिनके, उनका जो डिमांड है वो कैसा होता है बच्चे, इलास्टिक होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर हुआ, चलो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई नंबर ऑफ यूजेस। देखो दोस्तों, कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, और कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारे मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई करता है। वैसे जो कोल होता है, कोयला, ये भी हमारी कई सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कोयला जो है, अभी तो खैर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, लेकिन पहले क्या करते थे, अभी भी
होता होगा, कोयले से प्रेस वगैरह किया जाता है, कोयले से हम क्या कर सकते हैं, मतलब आग जलाने के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं, तो मतलब उसके बहुत सारे काम है ना। तो ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजेस है ना दोस्तों, इसके बेस पे भी जो आपका डिमांड है वो डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, यानी वो गुड्स, सुनिएगा ध्यान से, जिसका बस सिंगल यूज है, ओनली अ सिंगल यूज, राइट, तो उसका डिमांड कैसा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा लेस इलास्टिक, यानी ज्यादा उसमें चेंजेस आपको देखने मिलते नहीं है, क्योंकि वो बस हमारे सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। जबकि मल्टी यूज गुड्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, वो मोर इलास्टिक होता है। अगर इसके प्राइस में इधर उधर हुआ तो भाई आपको क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारे सिंगल यूज गुड्स है उनका लेस इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है, और जो मल्टी यूज गुड्स है, मल्टीपर्पज गुड्स, ठीक है, वो मोर इलास्टिक डिमांड उनका होता है। फॉर एग्जांपल कौन है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे हैबिट की, है ना, आदत। आदत अगर किसी चीज की लग जाए तो वो छूटने वाली नहीं है। ठीक है, अगर किसी को आदत लग गई है ड्रग्स की, तो कुछ भी हो जाए, चाहे उसका प्राइस आप यहाँ कर लो चाहे आप घटा लो, वो पीना नहीं छोड़ेगा, वो ड्रग को लेना छोड़ेगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट भी एक मेन फैक्टर हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है दोस्तों, देखिए हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, है ना। अब देखो भाई, एक ऐसा आदमी है जिसको वाइन के बिना चलता ही नहीं, उसको चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हमको तो शाम होते होते चाहिए, रोज हमको चाहिए। ठीक है, तो अब आप उसका प्राइस बढ़ा लो घटा लो, क्या रहने वाला है, उसका डिमांड इन इलास्टिक ही रहने वाला है, उसमें ज्यादा चेंज आपको देखने मिलेगा नहीं, है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। यस एवरीवन, ये भी एक मेन फैक्टर है जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है जरा हम समझेंगे ध्यान से। देखो आपको बताती हूँ, जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं भाई, इनका डिमांड कैसा होता है बच्चे, इन इलास्टिक होता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओगे, अगर मैं चलो दूध की बात करती हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे घर पे आता है भाई रोज 1 लीटर दूध, ठीक है, तो अब ऐसे नहीं होगा कि उसका प्राइस हम कम कर दे, मान लीजिए मिल्क का प्राइस कम हो गया तो हम एक साथ 5-10 लीटर दूध खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, वही 1 लीटर ही दूध खरीदेंगे, चाहे उसका प्राइस कम हो या फिर ज्यादा हो, यानी इसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। वैसे ही वेजिटेबल्स, क्योंकि ये गुड्स ऐसे हैं जो खराब हो सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए कम प्राइस देख करके मिल्क ज्यादा खरीद भी लिया तो क्या होगा, हाँ खराब हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा ना, दूध खराब हो जाएगा, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां भी खराब हो जाएंगे। अब कई लोग सोचेंगे हम तो फ्रीज में रख देंगे खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत असर पड़ता है वेजिटेबल्स के ऊपर भी। तो ये दोनों पेरिसेबल गुड्स है, इसीलिए इनका जो डिमांड है बच्चे वो क्या होगा, वो इन इलास्टिक होगा, यानी इसमें ज्यादा आपको चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। जबकि जो हमारे ड्यूरेबल वाले गुड्स होते हैं दोस्तों, उनका डिमांड कैसा होता है, इलास्टिक होता है, रिलेटिवली इलास्टिक, यानी इसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे। अगर प्राइस इधर उधर हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में आपको हाँ ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे भाई। तो द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, एंड डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसका दूसरा नाम हो सकता है भाई जॉइंट, है ना, जॉइंट डिमांड। हम लोगों ने देखा था ना, यानी एक के साथ एक रहेगा तभी आपका काम हो पाएगा। सुई धागा, सुई ले लिया धागा नहीं लिया तो सिलाई किससे करोगे। आपने कार ले लिया भाई, पेट्रोल के बारे में सोचा भी नहीं तो कार आपकी नहीं चलने वाली। तो ये सारे गुड्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी डिमांड जो है उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो भाई जो गुड्स एक के साथ एक आता है और जो क्या करता है हमारी सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि कार एंड फ्यूल हमने ले लिया तो वो हमारे सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका जो ये डिमांड है ना वो कैसा होता है बच्चे, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, यानी इसमें भी आपको ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल फॉल इन द प्राइस ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट। अब देखो मोबाइल और सिम कार्ड्स ये क्या है बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। तो अगर फॉल इन प्राइस होता है मोबाइल के हैंडसेट में तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिम कार्ड्स है दोस्तों इनका जो डिमांड है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग मोबाइल खरीदेंगे उसके साथ सिम कार्ड भी तो खरीदेंगे कि नहीं, हाँ जी हाँ खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बच्चे रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, राइट। देखो आपको एक बात बताती हूँ, जो मैंने आपको वो टाइप्स पढ़ाए थे ना, रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, रियल एग्जाम्पल से जोड़ करके आपको उसे समझना है, फिर ये जो सारे पॉइंट्स है ना वो आपको अच्छे से
से क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की और यहाँ पे मैं मोबाइल फोन और सिम कार्ड की बात कर रही थी, ठीक है। तो आप ना इसके नेचर को समझ सकते हो, जैसे लोग मोबाइल खरीदेंगे तो सिम कार्ड भी खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक होगा या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। तो देखो मोबाइल फोन का अगर प्राइस कम हुआ तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारे मोबाइल फोन खरीद लेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही खरीदेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जितना जरूरत उतना खरीदेंगे, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, यानी ज्यादा इसमें चेंज हमें देखने मिलेगा नहीं। ओके, तो जो टाइप्स मैंने पढ़ाया है ना उसको रियल एग्जांपल से जोड़ करके पढ़ो तो पक्का कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यस एवरीवन, जो इनकम है कंज्यूमर का वो भी तो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दो लोगों को कंसिडर किया जा रहा है। एक तो एक्सट्रीमली रिच पर्सन, यानी जिसका इनकम काफी ज्यादा है, जो बहुत अमीर है, और जो बहुत गरीब है, ठीक है। इनके ऊपर जो है ना दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इनके डिमांड की बात करूँ तो प्राइस चेंजेस की वजह से इनके डिमांड पे कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं है। यानी कि जनरली क्या होता है, जो इनका डिमांड है ना दोस्तों वो इनइलास्टिक ही रहता है। जैसे अगर मैं रिच पर्सन की बात करूं, ठीक है, अब इसके पास ज्यादा पैसा है तो इसने क्या किया है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उस हिसाब से मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइस में अगर इधर उधर होता है तो ये ज्यादा मतलब इसके डिमांड में ज्यादा चेंजेस हमें देखने मिलेंगे नहीं, यानी इसका डिमांड कैसा होगा भाई, इनइलास्टिक ही रहेगा। वैसे ही अगर मैं पुअर पर्सन की बात करूं, अब ये क्या है बच्चे, ये गरीब आदमी है, ठीक है। तो इसका इनकम क्या है दोस्तों, कम है, बराबर। तो अगर किसी गुड्स का प्राइस कम भी हो जाता है तो भी इसका जो डिमांड है ना वो ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका इनकम खुद ही कम है, तो उस हिसाब से अपना खर्चा करेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बात हो जाती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये भी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। हमने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया है, आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे अर्जेंसी ऑफ नीड्स। मतलब क्या हुआ कि जब हमें अर्जेंट होती है किसी चीज की तो उस टाइम पे क्या असर पड़ता है जरा देखेंगे। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यानी वो गुड्स जिनकी जरूरत हमको क्या होती है, अर्जेंटली होती है, तुरंत ऑन द स्पॉट चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। तो ये जो सारे गुड्स होते हैं दोस्तों, इसका डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है ना, अगर दवाइयों की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो दवाई एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर आज आपको दवाई खानी है मतलब खानी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो आज दवाई हम रहने देते कल खा लेते, तो क्या पता बीमारी और बढ़ जाए, है ना। तो ये अर्जेंटी वाली चीजें हैं, अर्जेंट वाली, तो इसलिए आपको जल्दी लेना पड़ेगा, तो इसका डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ लग्जरी गुड्स की, है ना, मान लीजिए कार आपको लेना है, तो अगर आपने आज नहीं लिया कल ले लिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, या फिर 2 दिन बाद लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो इनका डिमांड कैसा होता है बच्चे, ये रिलेटिवली इलास्टिक होता है। मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस होते हैं, इसमें कम चेंजेस होते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब कम चेंज और इरिलेटिवली इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज, ठीक है। चलो यहाँ पे 9th वाले फैक्टर की हम बात करेंगे बच्चे, वे जो है हमारा टाइम पीरियड। यस एवरीवन, जो टाइम पीरियड है ना ये भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो अब कई सालों से हम क्या कर रहे थे, कई सालों से हम ना मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो चाय है वो पीते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कई सालों से, लगभग 5-6 साल हो गए हम लोग को बस इसी कंपनी का, कोई एक कंपनी है, मान लेते कंपनी ए, ठीक है। अब इसका चाय हमको पीना बहुत पसंद है, हम पी रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका एक दूसरी कंपनी का, मान लेते कंपनी बी, ठीक है, उसका भी चाय आया और हमने उसको सोचा कि उसको भी ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे और सब लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ता भी था, ये थोड़ा सा हाई महंगा था और ये थोड़ा सा सस्ता था। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा अरे इसको इतने दिनों से यूज कर रहे, चलो अब इसकी तरफ थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यूज किया और हमें ये पसंद आ गया, फिर हम इसकी तरफ चले गए। तो देखो टाइम पीरियड यानी टाइम के हिसाब से भी क्या होता है, जो हमारा डिमांड है ना उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम कई सालों से कोई एक चीज यूज किए जा रहे हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दूसरे सामान की तरफ स्विच भी कर सकते हैं आफ्टर सम ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद, ठीक है दोस्तों। तो टाइम पीरियड भी एक फैक्टर हो सकता है। तो देखेंगे जरा ध्यान से यहाँ पर, देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अरे भैया आज देखो शॉर्ट पीरियड में अगर कम समय बीता हुआ है तो वहां पे आपको इन इलास्टिक वाला डिमांड देखने के लिए मिलेगा, यानी उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो चुके हैं तो वहां पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा ये टाइम पीरियड में, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, आजा फटाक देखते इधर क्या लिखा हुआ है, इज
ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ज्यादा पीरियड हुआ रहेगा, ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड हुआ रहेगा, ठीक है, तो फिर वहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बच्चे वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर शॉर्ट टर्म हुआ रहेगा, थोड़ा ही टाइम बीता रहेगा, तो वहां पे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेसर होगा, ग्रेटर नहीं होगा। दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटीज। जैसे मैंने आपको बताया ये चाय वाला, ठीक है, जो हम कंपनी ए का पी रहे थे वो थोड़ा सा महंगा था और कुछ लगभग हम 5-6 सालों से इसको पी रहे थे, तो हमने सोचा अब इस बी वाले को भी जरा ट्राई करके देखा जाए और ये सस्ता भी है, ठीक है ना, तो हम इसकी तरफ स्विच हुए कि नहीं, तो यही बात यहाँ पे हो जाती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट फैक्टर है दोस्तों, वो है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। यस एवरीवन, जो हमारा खर्चा है, खर्चे का जो प्रोपोर्शन है ना, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, है ना, अब सवाल आपके मन में आएगा कैसे, तो आप देखते हैं जरा और इसको समझते हैं। देखिए, if the proportion of expenditure in a person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, पहले इसको पढ़ना, ठीक है, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सनस इनकम इज स्मॉल, मतलब मान लीजिए यहाँ पे पर्सन का इनकम है और ये है बच्चे एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इनकम के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे, अगर एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, कम है, जैसे मान लीजिए हम बाय कर रहे हैं न्यूज पेपर, ठीक है, क्या बाय कर रहे हैं बच्चे, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का अगर दाम अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा ही होता है, इनकम से अगर कंपेयर करोगे तो काफी कम होता है इसके ऊपर का खर्चा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी डिमांड है ना दोस्तों वो कैसी होगी, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, मतलब इसमें ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है अगर इसका प्राइस इधर उधर हुआ तो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे समझिएगा और क्या लिखा है, ये तो हमने देखा है, स्मॉल रहेगा, then demand for the product is relatively inelastic, for example newspapers। एंड आगे देखो, if the proportion of expenditure is large, मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर है बच्चे वो ज्यादा है, then demand for the product is relatively elastic, मतलब जो अगर एक्सपेंडिचर है अगर ज्यादा रहेगा, है ना, इनकम से, मतलब इनकम से तो ज्यादा नहीं हो सकता हमारा एक्सपेंडिचर, लेकिन वैसे भी ज्यादा रहा, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर के केस में क्या था, यहाँ पे काफी कम था, ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर वहां पे जो डिमांड है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। देखो ये इसमें आप क्या लिखोगे, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन्स इनकम इज स्मॉल, ठीक है, जब एक्सपेंडिचर स्मॉल होगा तो फिर वहां पे डिमांड कैसा हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और जब हमारा एक्सपेंडिचर लार्ज होगा, भाई क्या होगा बच्चे, लार्ज होगा, देन हमारा डिमांड क्या हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये इनइलास्टिक, ये इलास्टिक, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। टोटल हमने कितने पॉइंट्स पढ़े भाई, 10 पॉइंट्स हमने देखे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे किसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले, यू शुड नो। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है यू शुड नो, तो आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, इसको कंसिडर किया जाता है फॉर इवेल्युएशन, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अवश्य ही पढ़ेंगे। तो आइए फटाक से देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू शुड नो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, यानी किस बेसिस पे डिसाइड होगा, एंड नेचर बताया गया है, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जल्दी से देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स एब्यूडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में, तो फिर वहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, अब आपका टेस्ट चल रहा है समझो, ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना, अब उनमें से आपको सोच करके ये बताना है, ये वाला जो कॉलम है ना ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। वैसे तो लिखा है लेकिन आंख बंद करके बताना जरूर, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एकदम जितना चाहिए उतने मात्रा में अवेलेबल है, तो फिर उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, वो इनइलास्टिक होगा या फिर इलास्टिक होगा, बोलो क्या होगा, वो एकदम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जल्दी सोचिए, रिलेटिवली इलास्टिक होगा यानी उसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे, लेकिन अगर वो कम ही है, ज्यादा नहीं है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, अगर कोई नेसेसरी गुड्स है, मतलब जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो क्या होगा उसका डिमांड, उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या होगा, हाँ रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, और जो लग्जरी गुड्स हैं रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे हैबिट, तो अगर कोई हैबिट वाले गुड्स हैं, है ना, जिनका हमको आदत लग चुकी है, ड्रग्स वगैरह, है ना, कोई एडिक्टेड पर्सन है तो उसको ड्रग्स चाहिए, चाहे कुछ भी आप कर लो, वो तो खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, है ना, तो
अगर हैबिट वाले गुड्स हैं तो उनका डिमांड कैसा होगा बच्चे, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। लेकिन जिनकी हमको हैबिट नहीं है तो उसका डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। ठीक है, टाइम पीरियड हम देख लेंगे तो टाइम पीरियड में शॉर्ट रन में रिलेटिवली इनइलास्टिक देखा था ना, और लॉन्ग रन में रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्टपोनमेंट है ना, ये है ऑफ कंजम्पशन, यानी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंजम्पशन है, मतलब कोई चीज हमें चाहिए, ठीक है, तो हम उसको जब पोस्टपोन कर सकते हैं कि चलो आप भी नहीं हमने लिया तो बाद में हम ले लेंगे, राइट। तो इस बेसिस पे इलास्टिक होगा या फिर इन इलास्टिक होगा, जरा हम देखते हैं। देखिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, मतलब जिस गुड्स के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप इसको पोस्टपोन कर दो, जैसे कार हमें लेना है तो हम उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर आज नहीं लिया कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, नरसों ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हमको कार चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो उसका डिमांड कैसा होता है दोस्तों, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। और कोई ऐसी चीज जो एकदम अर्जेंट है, इम्पॉसिबल टू पोस्टपोन, अब हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम बाद में लेंगे तो नहीं चलेगा, दवाई है ना, तो क्या करना होगा, इसका जो मतलब नेचर है वो क्या रहेगा दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 6वें नंबर पे देखिएगा, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिनके सेवरल यूजेस होते हैं, तो इनका डिमांड डेफिनेट सी बात है भाई इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। और जो बस हमारे कुछ ही काम में आता है, स्पेसिफिक काम में आता है, उसका डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक होगा। जैसे कि बोलो जल्दी से, हाँ, सॉल्ट है ना, समझ में आया, बस वो एक ही काम आएगा, तो इसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, बराबर। चलो, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दोस्तों, वो है सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, वो कहाँ पे यूजफुल होता है, ठीक है, किन किन लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ है, तो ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। और यहाँ पर आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 3B पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट भी कर लेंगे। बाकी जल्दी से देख लो, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ, रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। और ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएंगी। एंड इंस्टाग्राम आईडी चाहो तो यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।